आखिरी के 30 दिन बचे हैं आपका ड्रीम पूरा होने के लिए। आखिरी के 30 दिन बचे हैं जब आप भी इन लोगों के साथ खड़े होंगे। आखिरी के 30 दिन बचे हैं वो स्टेथोस्कोप को पाने के लिए। आखिरी के 30 दिन बचे हैं अपने माँ बाप के ड्रीम को पूरा करने के लिए। आखिरी के 30 दिन बचे हैं जिस चीज के लिए तुमने 7th क्लास से 8th क्लास से पिछले 2 साल से मेहनत कर रहे थे, वो अपने सपना पूरा होते देखने के लिए। आखिरी के 30 दिन बचे हैं बेटा अपने माँ बाप को वो खोई हुई इज्जत वापस लाने के लिए, जो कभी तुम्हारे ड्रॉप लेने की वजह से तुम्हारे रिलेटिव्स उनको बोलते थे। आखिरी के 30 दिन बचे अपने आप को प्रूफ करने के लिए। एंड आखिरी के 30 दिन बचे हैं जब बेटा आप अपने आने वाले 80 साल 100 साल की जिंदगी को चेंज कर सकते हैं। आखिरी के 30 दिन बचे हैं अपने आप को इस पूरे ट्रैप से निकालने के लिए। और आपको एक बात बताऊं यार, ये आखिरी के 30 दिन इतने इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने इसमें अपना 100% दे दिया तो आपकी लाइफ में, मुझे नहीं पता तुम डॉक्टर बनोगे कि नहीं बनोगे, बट आपकी लाइफ में एक सैटिस्फैक्शन आ जाएगा कि जो मैं करना चाहता था, जो मैं अचीव करना चाहता था, मैंने उसके लिए रियल ऑनेस्ट मेहनत करी। क्योंकि बेटा होता क्या है, लाइफ का सबसे बुरा वर्ड क्या है? काश। लाइफ का सबसे गंदी फीलिंग कौन सी है? रिग्रेट। तुम नहीं चाहोगे कि 3 मई को शाम को 5 बजे के बाद तुम्हें रिग्रेट हो। तुम नहीं चाहोगे कि 3 मई के बाद शाम को 5 बजे आके तुम सोचो यार काश मैंने वो टॉपिक पढ़ लिया होता, काश मैंने वो चीज रिवाइज कर ली होती, काश मैंने वो फॉर्मूला देख लिया होता, काश मैंने वो रिएक्शन एक बार दोबारा देख ली होती। तुम नहीं चाहोगे कि तुम्हारी लाइफ में वो काश दोबारा आए, क्योंकि काश का कोई सोल्यूशन नहीं है। आप उसके बाद सिर्फ सोच ही सकते हैं। आप याद करिए आपने पिछले साल जब ड्रॉप लिया था, इफ यू आर अ ड्रॉपर, आप उस फीलिंग को जानते हैं, आप उस फीलिंग को पहचानते हैं कि यार काश मैंने उस समय फिजिक्स को थोड़ा अगर टफ था उसको ना ध्यान देके अपनी केमिस्ट्री और बायो के पेपर पे ध्यान दिया होता, काश मैंने पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी करी होती, काश मैंने इस टॉपिक को एक बार दोबारा देख लिया होता, काश मैं वो साइंटिस्ट वाला पेज दोबारा पढ़ जाता। ये जो काश है ना बेटा, ये लाइफ लॉन्ग पीछा नहीं छोड़ेगा। आप पूछिए उन लोगों से जो ड्रॉप करने के बाद भी एमबीबीएस किसी वजह से नहीं कर पाते हैं, हाउ दे लुक अप टू द डॉक्टर्स। अगर आप नर्सिंग कर रहे हैं, बीपीटी कर रहे हैं, मैं कह रही हूँ बहुत अच्छी फील्ड है, बहुत अच्छी अगर आपका सच में सपना है, बट अगर आपका कहीं सपना एमबीबीएस था तो एक बार डॉक्टर को देख के फीलिंग तो आती है यार, काश मैंने भी मेहनत करी होती, काश मेरे भी स्टार्स अलाइन हुए होते, काश यहाँ पर मैं खड़ा होता। और आज आप अपने काश को रियलिटी में बदल सकते हैं, एटलीस्ट उसके नजदीक तो आ सकते हैं। प्लीज ये मत सोचना कि मैम 30 दिन में कोई ऐसी चीज बताएंगी कि बच्चों को कुछ भी नहीं आता और वो एम्स मिल जाएगा। नो, मैं नहीं बता सकती हूँ, ऐसा कुछ है ही नहीं। देयर आर नो शॉर्टकट्स टू सक्सेस, बट मैं ऐसा जरूर आपको हेल्प कर सकती हूँ कि आप अपना बेस्ट दे पाएं। आप जितना आज स्कोर कर रहे हैं उससे बेटर स्कोर कर पाएं, मैं इसमें जरूर तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। आप पूरे 30 दिन मोटिवेटेड फील करें, मैं इसमें मदद कर सकती हूँ। आपको पेपर देने के बाद ये ना लगे कि यार मैंने अपना काम नहीं किया, बिकॉज हमारे हाथ में तो आखिरी के 30 दिन ही है ना। क्या आप पीछे जाके पास्ट चेंज कर सकते हैं? क्या आप अपना जो पीछे आपने गलतियां की हैं वो बदल सकते हो? आपने जो पीछे टाइम वेस्ट किया वो बदल सकते हो? नहीं बदल सकते, लेकिन तुम अपने आने वाले 30 दिन जरूर बदल सकते हो, क्योंकि बेटा यू हैव कम टू फार टू गिव अप नाउ। अब क्या ये सोच सकते हैं कि यार ठीक है कुछ और कर लेते हैं, ठीक है मैम नर्सिंग के बारे में बता दो, मैम बीबीटी के बारे में बता दो। रियलिस्टिक होना अच्छी बात है, लेकिन अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना बहुत बुरी बात है। आप एक बारी मुझे कमेंट से बताइए, आपने जब मेडिकल रखा था 7th 8th क्लास में एक सपना देखा था, या जब 11th क्लास में आपने पीसीबी रखा था, क्या सोच के रखा था? ये सोच के रखा था कि मैं ये वाली एमबीबीएस की जगह ये कर लूंगा? सच बताना, अपने दिल पर हाथ रख के बताओ। आई डोंट थिंक सो तुमने ये सोच के रखा होगा। आई कैन नॉट इवन बिलीव कि तुमने ये सोच के रखा हो। आपने यही सोचा होगा ना कि यार मैं भी एमबीबीएस करूंगा, मैं भी उसके बाद एमडी करूंगा, मैं भी अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करूंगा, मैं भी अपनी ब्लड लाइन का पहला डॉक्टर बनूंगा। यही सोच के रखा था ना। तो फिर आज आप अपने ड्रीम को कैसे चेंज कर सकते हैं? आज आप कैसे सोच सकते हैं कि यार ये नहीं तो ये नहीं तो मैम इसके बारे में बता दो, ये वाला फॉर्म भर देता हूँ। फॉर्म भरना इज ओके, बट अपने आप को कम सोचना इज वेरी 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 रॉन्ग। इतनी दूर आप ये करने के लिए तो नहीं आए थे। एंड अब इस सवाल का क्या फायदा पूछने का? क्या अभी भी हो सकता है? देखो, मैं हमेशा बोलती हूँ सिलेक्शन पन्नों में बाद में होएगा, रिजल्ट में तुम्हारा नाम बाद में आएगा, तुम कट ऑफ बाद में क्रॉस करोगे, पहले सिलेक्शन यहाँ होगा। क्योंकि सारा गेम किसका है मेरे बच्चों? माइंडसेट का गेम है। आप जो सोचते हैं ना वही बनते हैं। अगर आपने आज सोच लिया तुम्हारा एमबीबीएस नहीं होगा तो नहीं होगा, ये लिख के ले लो। मैं ये नहीं कह रही आप अनरियलिस्टिक हो जाइए, बट मैं ये जरूर कह रही हूँ कि ड्रीम बड़ा देखो, और जो ड्रीम देखा है उसके लिए काम करो यार। एमबीबीएस के लिए ही काम कर लो। आज आपने अगर सोच लिया कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो नहीं होगा,
इसीलिए अपने माइंड को सबसे पहले ट्रैक पे लेकर आओ और सोचो कि यार मेरा होगा। लिखो यहाँ पर, लिख के जाओ कि यस आई विल क्रैक, क्योंकि जो तुम सोचते हो ना, मैनिफेस्टेशन के पास बहुत पावर है। जो तुमने सोच लिया वैसे तुम्हारा ब्रेन काम करेगा, वैसे तुम्हारे एक्शंस होंगे। तुमने आज सोच लिया मेरा तो टारगेट ही नहीं है 600 नंबर, तो तुम उतनी मेहनत ही नहीं करोगे। तुमने आज सोच लिया मुझे तो एमबीबीएस मिलनी ही नहीं है, तो इस बारे में सोचना ही छोड़ दो, तो तुम कभी भी उस लेवल तक पहुंच नहीं जाओगे। बिकॉज यू नेवर नो थर्ड वीक को क्या होने वाला है, यू नेवर नो स्टार्स कैसे अलाइन करेंगे, यू नेवर नो मेरे बच्चों। जो तुमने शायद लास्ट में पढ़ा है वही सवाल आ जाए, कुछ भी हो सकता है। एंड डेस्टिनी नाम की भी एक चीज होती है, बट इट फेवर्स ओनली दोज हु डू द हार्ड वर्क। अगर आप मेहनत करेंगे तभी तुम्हारे साथ जाएगी। तुमने मेहनत ही छोड़ दी, तुम पहले कैजुअल हो गए, तो कभी तुम में वो सीरियसनेस आ ही नहीं सकती है। तो क्या तुम्हारा हो सकता है? आंसर मुझे तुम दो, मुझे कमेंट में बताओ कि हाँ मैम मेरा हो सकता है, क्योंकि यही सोच के तुमने मेडिकल रखा था और आज उस सपने को एक बार रिकॉल करने का समय आया है। आज उस सपने को एक बार दोबारा अपने आप को याद कराने का समय है। बिकॉज नाउ यू कांट गो बैक। अब क्या पीछे जा सकते हैं कि काश मैंने कुछ और कर लिया होता एंड चेंज द बिगिनिंग? नो, बट यू कैन नाउ स्टार्ट एंड wherever you are you can change the ending। आप अपनी एंडिंग जरूर बदल सकते हैं। आप आखिरी के 30 दिन में अपना बेस्ट देकर अपने करंट मार्क्स से तो ज्यादा ले ही सकते हैं ना। जितने भी आ रहे हैं तुम्हारे 100 आ रहे हैं, 200 आ रहे हैं, 200 की जगह 350 तो आ सकते हैं, 300 की जगह 400 तो बन सकते हैं, 500 की जगह 600 तक तो आ सकते हो। मेहनत करने पर है, सोचने पर है। जो आज हार मान गया है, जिसने मन में पहले ही एमबीबीएस को ड्रॉप कर दिया है, उसको फिर अगर एमबीबीएस ही करनी है तो शायद एक और ड्रॉप लेना पड़ जाएगा। बट बीइंग अ ड्रॉपर, टेल मी how was the feeling when you last time took the decision of taking a drop? Didn't you say to yourself कि यार मैं अपना बेस्ट दूंगा, ये साल में मैं 100% करूंगा, मैं कोई डिस्ट्रैक्शन के बीच में नहीं रहूंगा। कितनी मुश्किल से कन्विंस किया था, याद करो, उस फीलिंग को याद करो। क्योंकि जब आपने देखा आपके साथ वालों का सिलेक्शन हो गया, 500 नंबर वाले बच्चे सिलेक्ट हो गए, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, बुरा लगा था ना। इससे भी ज्यादा बुरा पता है कब लगेगा? जब कट ऑफ जाती है 620 और आपके नंबर आते हैं 618, जब कट ऑफ जाती है 550 और आपके नंबर आते हैं 545। इससे बुरी फीलिंग नहीं होती है। जो 5 नंबर 10 नंबर का गैप है, जो तुम आज अपनी रिवीजन को स्ट्रॉन्ग करके कर सकते हो, सारे सिलेबस को अच्छे से रिवाइज करके कर सकते हो, इससे बुरी फीलिंग नहीं होती। एंड आई डोंट थिंक यू वांट दिस फीलिंग। आई डोंट थिंक कि आप उसके बीच में फंसना चाहेंगे। इट्स अ बिग ट्रैप। आई थिंक यू वांट दिस टू एंड। Yes, you want this to end and you want a happy ending। और वो happy ending तभी आएगी जब हम आखिरी के 30 दिन अपना बेस्ट देंगे and then leave the rest to God। फिर सिलेक्शन नहीं हुए, it's okay, but तुम्हारे अंदर कम से कम ये तो रहेगा कि यार मैंने मेहनत की थी। I was being honest with my मेहनत, I was being honest with my तैयारी। मेरे को जो मैम ने बोला मैंने हर काम किया, 8 घंटे 7 घंटे सोने के अलावा मैंने हर टाइम नीट को डेडिकेट किया। कम से कम तुम खुद से तो नजरें मिला पाओगे। जब हम मेहनत ही नहीं करते, जब अपना बेस्ट देते ही नहीं है, और फिर जब पेपर थोड़ा सा टफ आ जाता है, आके हम दूसरा पर्सन ढूंढते हैं। किस पे डालूं? इंस्टीट्यूट पे डाल दूं, टीचर पे डाल दूं, माँ बाप पे डाल दूं, अच्छे रिसोर्सेज पे डाल दूं। क्यों किसी को एक्सक्यूज ढूंढना यार? इतनी मेहनत करो कि सिलेक्शन ना भी हो तो एक सेटिस्फैक्शन हो। सेटिस्फैक्शन की फीलिंग चाहिए मुझे तुम्हारे अंदर। तो यार अब मेहनत करते हैं कि कैसे वो फीलिंग आ पाएगी। मेहनत तो करनी है, हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। बट यहाँ पर सिंस लास्ट के 30 डेज बचे हैं, तो अब आपको करना पड़ेगा स्मार्ट वर्क। यानी कि अब आप हर चीज तो नहीं कर सकते, टाइम इज लिमिटेड। अब वो कौन कौन सी चीज है जो तुम्हें करनी है, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एंड कैसे सारी चीजों को समेटना है, एंड कैसे इस टाइम के प्रेशर को अपने ऊपर नहीं आने देना है। क्योंकि बेटा सबसे बड़ी गलती आखिरी के 30 दिन में अच्छे से अच्छा बच्चा जिसके नंबर अच्छे आ रहे होते हैं, वो होता है लूजिंग द पेशेंस। वो इतनी एंजाइटी में आ जाता है, इतना प्रेशर में आ जाता है कि यार कुछ सोच ही नहीं पाता, सब कुछ इधर उधर हो जाता है, उसे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। तो आज मैं आपको बहुत सटीक प्लान बताने वाली हूं। अगर तुम 3 सेक्शन में मैंने बच्चों को डिवाइड किया है, जिस भी सेक्शन में आते हो ये टॉपिक तो पहले कर लेना, ये चीजें तो ध्यान से सुन लेना। तो ध्यान से सुनना। अब जो तो बच्चे ऑलरेडी 600 से ऊपर, 650 से 20 से ऊपर स्कोर कर रहे हैं, उन बच्चों को मॉक टेस्ट बहुत सारे देने चाहिए एंड रेट्रोग्रेड रिवीजन करनी चाहिए। रेट्रोग्रेड रिवीजन का मतलब है मॉक में जो क्वेश्चन गलत हो रहा है, जिस पे डाउट हो रहा है, जो तुक्का मारा था, उस वाले टॉपिक को तुम दोबारा जाकर देख लोगे। एंड अपने वीक एरियाज जो तुम्हें डर लगता है, जिस पे तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, उनको तुम दोबारा करोगे। लेकिन यहाँ पर मोस्टली बच्चा कौन सा है जिसके नंबर या तो 300 से भी कम आ रहे हैं, 100 150 आ रहे हैं, या फिर 300 से 600 के बीच में आ रहे हैं। उन बच्चों को यहाँ पर फोकस करना है कि यार वो सिर्फ अब एनसीईआरटी पढ़े, बहुत बियॉन्ड एनसीईआरटी मत जाइए, क्योंकि 90% पेपर एनसीईआरटी में से ही आता है। वो टॉपिक्स को ज्यादा अच्छे से करें जो पीवाईक्यूज में रिपीट होते हैं। पीवाईक्यू को रट्टे मत मारे, वो नहीं आएगा। पीवाईक्यू के टॉपिक दोबारा आएंगे, तो पीवाईक्यू के टॉपिक्स अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पे एक वीडियो बना दूं तो मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं इस पे एक वीडियो बना दूंगी कौन कौन से मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं। हर संडे तो एक मॉक देना ही देना है, क्योंकि
3 सब्जेक्ट नहीं है, तुम्हारे पास 4 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के अलावा एक एग्जाम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी भी है। अगर आज तुमने नहीं सीखा OMR कैसे भरनी है, आज तुमने नहीं सीखा तुम्हारी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी कैसे होगी, तो सारी चीजें बर्बाद हो जाएंगी जब वहां एक गोला गलत भरा और पूरी लाइन गलत हो जाएगी। तो प्लीज OMR बेस्ड प्रैक्टिस जरूर करें। और जिनके बहुत ही ज्यादा अभी कम नंबर आ रहे हैं, उनको सर्वाइव कैसे करना है, उनको सर्वाइवल का गेम है यार, उनका सिलेक्शन का गेम नहीं है। आप सबसे पहले हाई वेटेज टॉपिक्स करें, जैसे बायो की बात करें, आप जेनेटिक्स करें, सबसे पहले रिप्रोडक्शन करें, आप ह्यूमन फिजियोलॉजी करें, प्लांट फिजियोलॉजी करें, ये सारे हाई वेटेज एंड शॉर्ट कुछ टॉपिक जो PYQs में रिपीट होते ही होते हैं, जिसका मैं सेशन अभी लेने ही वाली हूँ, वो टॉपिक्स तो आप 100% कर ही लें। देन मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स आपको करने हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया, देयर आर सर्टेन थिंग्स जो कि हर साल रिपीट होती है। जैसे मैं अगर बताऊं, डिसऑर्डर्स में से एक सवाल आता ही आता है, डायग्राम में से एक सवाल आता ही आता है, एक साइंटिस्ट का नाम आना ही आना है, तो ये सारी चीजें आप ज्यादा अच्छे से करें। देन NCERT को अभी भी हल्के मत लें, NCERT इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एक एक लाइन में से उसके सवाल आना है। एंड इन दोनों सेक्शंस को लेट मी टेल यू, बायो कैन सेव। मैं ये नहीं कह रही फिजिक्स केमिस्ट्री मत करो, बट आप इमेजिन करिए अगर आज आपके बायो में 250 नंबर आ रहे हैं, 280 नंबर आ रहे हैं, आप मेहनत करेंगे, उसको आप 320 लेकर जा सकते हैं। लेकिन अगर आज आपकी फिजिक्स में 100 आ रहे हैं, आपकी केमिस्ट्री में 100 आ रहे हैं, उसको 150 तक लेके जाने में बहुत एफर्ट लगेगा। यानी कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंक्रीजिंग मार्क्स इन दिस लेस टाइम इज मोर इन केस ऑफ बायो रादर देन फिजिक्स। तो बहुत बच्चे गलती करते हैं कि लास्ट में बायो को छोड़ ही देते हैं कि भैया ये तो हमें आती है, हमें समझ आ जाती है। समझ आना इज नॉट द पॉइंट, बायो सबको समझ आती है, द पॉइंट इज किसको याद रहती है, और याद रहने के लिए उसको रिवीजन मांगती है। तो तुम फिजिक्स के कॉस्ट पे, बायो के कॉस्ट पे फिजिक्स नहीं कर सकते हो, केमिस्ट्री नहीं कर सकते हो, क्योंकि वहां तो जितने आने हो आने ही आने हैं, लेकिन बायो में जितने आ रहे हैं उससे बेहतर आ सकते हैं। 20-30 नंबर भी तुम्हारे बढ़ गए टोटल में बायो की वजह से, तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। बायो कैन गिव यू द सिलेक्शन, रैंक नहीं कह रही हूं, रैंक के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री आता है, बट अभी इन बच्चों को सिलेक्शन की ज्यादा जरूरत है, तो ओनली बायो कैन सेव यू। तो टारगेट करिए बायो में कितना, 320 से ऊपर ही आए, तभी सिलेक्शन जो है वो पॉसिबल है। क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में कितना ही मेहनत कर लो, अगर आज तुम 60, 70 या 80 ले रहे हो फिजिक्स और केमिस्ट्री में, तो यार इट इज वेरी टफ कि एक महीने में हम 150 ले पाए। वहां पर थोड़ा इंप्रूवमेंट पॉसिबल है, बट बायो में उतनी मेहनत से ज्यादा इंप्रूवमेंट पॉसिबल है। तो एक बैलेंस बनाकर चले, क्योंकि एम ये नहीं है कि मैं एक सब्जेक्ट में अच्छा कर लूं, एक सब्जेक्ट में एम है कि ओवरऑल स्कोर आपका अच्छा आना चाहिए। तो आई एम नॉट बीइंग बायस्ड विद माय सब्जेक्ट, बट आई एम टेलिंग यू द रियलिटी, किसमें प्रोबेबिलिटी आखिरी के 30 दिन में बढ़ने की ज्यादा है। अब बायो में तो हमें पता ही है कि 90% क्वेश्चन कहां से आने, NCERT। अब देखो फिजिक्स जैसा पेपर पिछले साल जैसा हो जाए तो वो फिर सबके लिए हो जाएगा, तुम अकेले नहीं होगे, मुझे भी नहीं पता, क्योंकि NT कुछ भी कर सकता है। बट मुझे इतना जरूर पता है कि इतने सालों से 90%, 10% तो मैं लेकर चल रही हूँ कि कुछ और हो सकता है, 90% तो NCERT से ही है। तो NCERT को कराया है मैंने आपको इतने बढ़िया क्रैश कोर्स में, आप जानते हैं, नहीं जानते तो मैं बता दूं, ऑलरेडी मेरा ये वाला क्रैश कोर्स चल रहा है। मैं पूरी 12th आपको NCERT की एक लाइन पढ़ा चुकी। जो बच्चे पढ़ चुके मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि उनको कैसा लगा। वैसे ही मैं तुम्हारी सारी क्लास 11th भी कराने वाली हूँ, साथ साथ में मैं आपको हर दिन DPPs दे रही हूँ, उसके PYQs दे रही हूँ, ताकि आप उसकी प्रैक्टिस कर पाए। साथ साथ में मैं हर एक दिन छोड़ के बायो का टेस्ट ले रहे हैं पोल बेस्ड फॉर्म में, उसका भी लिंक मैंने नीचे दिया। ये सब कुछ फ्री है, ये सब कुछ फ्री है, सब कुछ फ्री है। साथ साथ में इस आखिरी की 20 दिन में आपको हर दिन टेलीग्राम पे टारगेट देने वाली हूँ, सो दैट आप एक्टिव रहे, सो दैट आपका माइंड इधर उधर ना भटके। सिर्फ आप बात करेंगे तो टीचर से करेंगे, अपने दोस्तों से थोड़ी बहुत बात करनी बिल्कुल छोड़ दो। इस समय डू नॉट आस्क तेरा कितना बचा है, मेरा कितना रह गया है, ये सबसे गलत कॉन्वर्सेशन है इस समय बच्चा, क्योंकि दूसरा आपको सच नहीं बताएगा। आपका कितना भी अच्छा फ्रेंड है, ही इज नॉट गोइंग टू टेल यू द ट्रूथ, लेट मी टेल यू, और यही सच्चाई है, ठीक है। तो किसी पर भरोसा मत करो। साथ ही मेरी 15 मिनट सीरीज चल रही है, उसकी प्लेलिस्ट में नीचे पिन कर रही हूँ, जो जो चैप्टर्स उसमें बचे आई एम एडिंग इट, और आप अपने वीक एरियाज के हिसाब से उसको रिवाइज करते रहिए, ठीक है। ये सारे लिंक्स, ये सारी DPP, ये सारे नोट्स आपको मैं टेलीग्राम पे मिलेंगे, तो इफ यू आर नॉट पार्ट ऑफ दैट तो वो भी कर लेना, ठीक है। इसी वे से अब मैं आपकी 11th कराने वाली हूँ। 11th जो है हम और सुपर फास्ट करने वाले हैं, कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा कंटेंट में, इस पे तुम मेरे पे भरोसा कर सकते हो, और ये सब बच्चे जानते हैं मेरे बारे में। हम लोग शुरू करेंगे वो टॉपिक जो कि कॉन्सेप्ट मांगता है, जो कि सब बच्चे भागते हैं जिससे। आई नो तुम मॉर्फोलॉजी से भागते हो, इससे भागते हो, बट ये कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें 20 अप्रैल के बाद बताऊंगी, कुछ पढ़ने नहीं पड़ेगा, तुम लोग उस समय अलग ही जोन में होते हो। मैं चाहती हूँ कॉन्सेप्ट सबसे पहले बता दूं, तो आई एम स्टार्टिंग विद द वन जिसमें सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट लगता है, प्लांट। हम प्लांट फिजियोलॉजी को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। कल हम करने वाले फोटोसिंथेसिस, क्योंकि एक बड़ा चैप्टर है। परसों हम करेंगे रेस्पिरेशन और प्लांट ग्रोथ, 2 चैप्टर इकट्ठे, सो दैट हमारा 2 दिन में फोटोसिंथेसिस हो जाए। उसके बाद उसका टेस्ट आएगा। सेम वे ह्यूमन फिजियोलॉजी का टारगेट हमारा अगले वीक का है। ह्यूमन फिजियो में टोटल 6 चैप्टर है, हम इसको 4 दिन में कंप्लीट करने वाले हैं। छोटे चैप्टर कंबाइन, अगर बड़ा चैप्टर तो पूरा समय हम डेफिनेटली देंगे। एंड मैं बहुत लंबी क्लास नहीं लेती हूँ, मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और प्रैक्टिस के लिए पूरा समय देती हूँ, फॉलोड बाय सेल वाला यूनिट, फॉलोड बाय मॉर्फोलॉजी एंड डाइवर्सिटी। तुम बोलो मैम ये तो मेरा सबसे वीक है, बट ये सबसे आसान है,
इसमें बस याद करना है। आज मैं तुम्हें याद कराऊं फिर 20 दिन बाद भूल जाएगा, तो आज वाला याद तुम खुद से करोगे और ये वाला याद मैं तुम्हें कराऊंगी सो दैट तुमने ताजा ताजा किया हो एंड वो जो एग्जाम्पल्स है तुम्हें लास्ट तक याद रहे। कल की क्लास का लिंक जो है वो पिन हो चुका है, फोटोसिंथेसिस की क्लास, अगली वाली क्लास। मैं चाहती हूं आप इस पे अपनी अटेंडेंस लगाएं, सब बच्चे नोटिफाई मी पे क्लिक करें, लाइक करके अपनी अटेंडेंस लगा दें सो दैट मुझे पता चले कि यस मैम वी आर बैक इन द गेम। होता है कुछ दिन हम भटक जाते हैं, कुछ दिन हम इधर उधर के बारे में सोचते हैं, इट हैपेंस विद एवरीवन, यू आर नॉट अलोन, बट वो पर्सन कभी अच्छा नहीं कर पाएगा जो कम बैक ना कर पाए। सो नाउ इट इज टाइम टू come back, now it is time to come back in the game, forget about what people are doing। और लोग क्या कर रहे हैं उसको छोड़ो यार, उसको छोड़ो, ये चीजें तो तुम्हें बिल्कुल अवॉइड करनी है। कोई नया टॉपिक, कोई नया फॉर्मूला नहीं इस समय करना है। नए टॉपिक का मतलब ये नहीं है कि बायो में एनसीईआरटी का एग्जांपल बता रही हूँ वो नहीं कर रहे हो, एनसीईआरटी तो करनी है, वो नया नहीं है, तुमने नहीं पढ़ा वो तुम्हारी गलती है। तो कुछ नई चीज जो कि बिल्कुल बियॉन्ड सिलेबस है, आपका दोस्त दूसरे इंस्टीट्यूट में करता है, जस्ट फॉरगेट इट, वो आपको नहीं करने, इस समय डाइजेस्ट नहीं होगा। डू नॉट रिलाई ऑन द माइंड मैप्स एंड शॉर्ट नोट्स। बताओ भाई, ये जो तुमने पिछले 2 साल नोट्स बनाए हैं बैठ के अपने ऑफलाइन ऑनलाइन में, रद्दी में बेचने के लिए बनाए थे? नहीं ना, तो फिर मांगना छोड़ दो दूसरे टीचर से, दूसरे बच्चे से, दूसरे इंस्टीट्यूट के बच्चे से कि भाई तेरे शॉर्ट नोट्स दे दे, उसके दे दे, टॉपर के नोट्स दे दे, कुछ भी काम नहीं करेगा। इट विल जस्ट वेस्ट योर टाइम बिकॉज यू नो योर हैंड राइटिंग, यू नो तुमने कैसे लिखा था। तो अपने ही नोट्स पढ़े, चाहे उसमें से एनसीईआरटी वाला पढ़ लो, लेकिन प्लीज अपना पढ़ो। ये शॉर्ट ना शॉर्ट ही होता है, उसमें आधे टॉपिक मिस होते हैं और तुम्हें नहीं पता किस में से पेपर आ जाए, ठीक है? तो प्लीज रिलाई ऑन योर ओन कॉपी ओनली, स्टडी फ्रॉम योर ओल्ड टीचर्स ओनली। नया टीचर अच्छा पढ़ा रहा होगा, बहुत अच्छा, लेकिन हर पर्सन को नए टीचर के साथ एडजस्ट करने में समय लगता है, और समय ही तो नहीं है, समय ही तो नहीं है। तो यू कैन नॉट जस्ट टेक दिस चांस। आप उसी टीचर के, अगर वो लाइव नहीं ले रहा तो उसके रिकॉर्डेड देखिए, बट प्लीज उसी से पढ़िए, आपको उससे ज्यादा अच्छा लगेगा। एक ही बुक को 100 बार ही पढ़ो रादर देन टेकिंग 100 ऑफ नोट। इसका भी शॉर्ट नोट्स यहाँ से देख लिया, फिर बायोटेक का शॉर्ट नोट्स इधर से देख लिया, फिर जेनेटिक्स का उधर से देख लिया, यहाँ फलानी जगह पर ये सेशन हो रहा है। भाई यूट्यूब इज फिल्ड विद सेशंस, लाइव सेशन। और अब मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ, अगला 1 महीना सब लाइव बैठेंगे, पूरा दिन बैठेंगे। किस किस से पढ़ लोगे, किस किस से? एक जगह 1 लाख बच्चा देख रहा है, दूसरी जगह 10,000 बच्चा देख रहा है, दूसरी जगह 1,000 बच्चा देख रहा है। तुम्हें क्या पता कौन सा बच्चा सच है? आप यूट्यूब का गेम जानते नहीं है, तो इसीलिए उसके पीछे मत पढ़िए। डू नॉट गो इनटू द नंबर गेम। ऐसा नहीं है जहां ज्यादा बैठता है वो सच है, बहुत बार तो बच्चा सच ही नहीं होता, कुछ कंप्यूटर बॉट ही देख रहे होते हैं। तो यू डोंट नो दैट। अपना टीचर आपको अब तक तो फिगर आउट हो गया होगा, उससे जाकर पढ़िए, उससे जाकर ही समझिए, चाहे वहां एक बच्चा ही बैठा है तब भी उससे जाकर समझिए, बिकॉज आपका सिलेक्शन आपके हिसाब से होगा, वो भीड़ जहां बैठी है ना वहां से नहीं होगा। तो डू नॉट कंपेयर योर प्रेपरेशन विद अदर्स। जाके कमेंट से मत पूछो किसी से, लाइव चैट में मत पूछो तेरा भाई कितना हुआ, तेरा कितना हुआ, मेरा तो इतना हुआ। कोई बच्चा आपको सच नहीं बता रहा है, कोई आपका सगा नहीं है, आप खुद के सगे हैं। तो जस्ट अब 1 महीने कट ऑफ फ्रॉम एवरीवन, ओनली यू एंड टीचर एंड योर बुक, दैट्स इट। और किसी को नहीं देखेंगे आप। डू नॉट लुक फॉर योर वीक पॉइंट्स, अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करिए। ऑब्वियसली हमने अपने वीक पॉइंट्स पे काम करना है, सब्जेक्ट रिलेटेड, बट अब अपने आप को मत बोलिए कि यार भाई तेरा नहीं हो सकता, भाई तू तो बिल्कुल किसी काम का नहीं है, भाई तू तो नहीं कम मैं। नो, क्योंकि जो आप सेल्फ टॉक करते हैं ना वैसा ही आपका माइंड बिहेव करता है। तो यू नीड टू ट्रेन योर माइंड टू बिलीव इन योर सेल्फ कि यार हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। 4 बार बोलोगे ना तो माइंड मानता है। लेकिन अगर अपने आप को बिल्कुल ही बेकार समझ रखा है तो यार चाहकर भी तुम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? और अपने मार्क्स को थोड़ा सा इग्नोर करो, ठीक है? कम नंबर आ रहे हैं तुम्हारे मॉक टेस्ट में, दैट डजंट मीन कि अब तुम मॉक ही नहीं दोगे, दैट डजंट मीन कि तुम पढ़ाई छोड़ दोगे, दैट डजंट मीन कि तुम्हारा भरोसा खुद से उठ जाएगा। मार्क्स जितने भी आ रहे हैं ओके, उसके बाद आप एनालाइज करिए अपने मॉक पेपर को, एनालाइज करने के बाद दोबारा आप जाकर उसका रिवीजन करिए, बस करते रहिए। अब मत सोचिए कितने आएंगे, कितने आ रहे हैं, जो होना था हो गया है। Now it's time to recall everything, to give your best and be satisfied with your preparation. I will see you tomorrow. मुझे आप बता देना कि हाँ मैम हम लोग तैयार हैं एंड हम लोग इस क्लास में मचाने वाले हैं। जो बचे हुए दिन हैं हम उसमें अपना बेस्ट करने वाले हैं। जो बच्चे मेरे साथ हैं मुझे नीचे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू टुमारो। बाय।